फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने बात किया था मध्यकालीन चित्रकला के बारे में। मध्यकालीन चित्रकला को अगर समझना है तो उसमें हमने बताया था कि उसका टाइम पीरियड था 700 टू 1500 और उसके बाद उसमें 1600 था और उसमें कई कलाओं ने उसका प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें इस युग में जो कलाओं ने प्रतिनिधित्व किया था उसमें मैंने सबसे पहले पाल शैली आप लोग को पढ़ा दिया था और अभी उसमें 4 शैलियाँ थी जिसमें तो पाल शैली, गुजराती शैली, अपभ्रंश शैली तथा जैन शैली थी। तो पिछली वीडियो थी पाल शैली के ऊपर जिसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी प्रतिलिपियां तैयार हुई, कौन कौन से राजा थे संरक्षण में और किस राजा के संरक्षण में ये हुआ था और कौन कौन से कलाकार थे। तो 20 MCQs के साथ हम पूरे चैप्टर को समझते हैं। इस वाले चैप्टर में भी यही होगा। मॉक टेस्ट है 27 नंबर का और शैली है गुजराती शैली। इसमें 20 MCQs होंगे बट ये पूरे चैप्टर को हम इस 20 MCQs से ही समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गुजराती शैली के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि गुजरात शैली के बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने जानकारी दी थी। E.V. हैवेल, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, V.C. सान्याल, W.G. आर्चर। तो हम बात करेंगे जब अगर गुजरात शैली के बारे में तो गुजरात शैली को सबसे पहले अगर किसी विद्वान ने उसके बारे में लिखा था तो डॉक्टर A. कुमार स्वामी हो जाएंगे। राइट आंसर इज़ B। राइट आंसर इज़ B। ओके, तो ये जो था डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस संबंध में जानकारी देने वाले पहले विद्वानों में से सबसे पहले थे। उन्होंने 1924 में बर्लिन म्यूजियम में प्राप्त एक कल्पसूत्र नामक सचित्र प्रति थी जिसका परिचय प्रस्तुत करते हुए इसको समाज के सामने गुजरात क्षेत्र में विकसित गुजरात शैली के बारे में बताया था और उसके संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र के बारे में। कल्पसूत्र नामक सचित्र प्रति कहाँ पर सुरक्षित है। तो ये जो सुरक्षित है अभी मैंने बताया कि आनंद कुमार स्वामी को ये बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित मिला था कल्पसूत्र, जिसके बारे में उन्होंने बात की थी और देखा था कि ये गुजराती शैली से संबंधित है। तो गुजरात के क्षेत्र में ज़्यादातर होने से ये कलाकारियाँ इस वजह से इसको गुजराती शैली का नाम देना उनको ज़्यादा सही लगा। इसमें कुछ समय के बाद इस जो शैली थी इसमें रति रहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि अन्य सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए जिसका गुजराती शैली या जैन शैली से कोई संबंध नहीं था, पर उससे इन लोगों को डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली का नामकरण इतिहासकार लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए नाम पश्चिम भारतीय शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का इन्होंने एक नया नाम रखा। सबसे पहले क्या होता था कि जब कलाकृतियाँ मिलती थी या उसको जैसे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता होती थी तो उसका नामकरण किया जाता था कि ये नामकरण कहाँ का कौन सी कला है, इसको क्या नामकरण दिया जाए। तो बड़े मतभेद होते थे विद्वानों में। कोई कहता था कि इसको हड़प्पा सभ्यता कहो, इसको मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी, सिंधु नदी के पास पाई गई तो सिंधु घाटी। तो इसी तरीके से हम गुजराती शैली और सारी शैलियों के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो उसका नाम एक अलग से कई विद्वानों के मत के अनुसार प्राप्त होता है और जब ज़्यादा जिस पे सहमति होती है वो नाम ज़्यादा प्रचलित कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है A. कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र नामक सचित्र पोथी का विवरण कब प्रस्तुत किया था। तो इसका विवरण 1920, 1924, 1926 या 1928। तो राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। राइट आंसर इज B। 1924 में A. कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र सचित्र पोथी का विवरण बर्लिन म्यूजियम में जो मिला था उन्हें उसको विवरण प्रस्तुत किया था। 4th नंबर का क्वेश्चन है लामानाथ द्वारा गुजराती शैली को क्या नाम दिया गया था। लामा तारानाथ जो थे उन्होंने गुजराती शैली को पश्चिम भारतीय शैली का नाम दिया था। राइट आंसर इज C, जो कि मैंने अभी डिटेल में बताया। तो
माना। और उसके बाद आनंद कुमार स्वामी ने भी उसी के अनुसार रामा तारानाथ के हिसाब से ही पश्चिम भारतीय शैली को ही समर्थन दिया था, क्योंकि सारी जो कलाकृतियाँ थी जैसे रहती रहस्य, गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, दुर्गा सप्तशती आदि जो सचित्र पोथियाँ थी वो गुजराती और जैन शैली से संबंधित नहीं थी, तो उन्होंने इसको गुजराती शैली नाम न देकर रामा तारानाथ के नाम पश्चिम भारतीय शैली के नाम पर उन्होंने देने का सोचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने गुजरात शैली के नाम से इस शैली को लेखात्मक विवेचन रूपम में प्रकाशित किया था? क्वेश्चन नंबर 5 था, किस विद्वान ने गुजरात शैली के नाम से इस शैली का लेखात्मक विवेचन रूपम में प्रकाशित किया था? रूपम नामक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर है ए श्री नानालाल चमनलाल मेहता, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर WJ आर्चर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नानालाल चमनलाल मेहता। नानालाल चमनलाल मेहता जो थे उन्होंने गुजराती शैली के नाम से इस शैली का लेखात्मक विवेचन रूपम नामक पत्रिका में प्रकाशित किया, जिसका आधार था गुजरात में प्राप्त वसंत विलास नामक जो सचित्र प्रति थी उसके द्वारा इन्होंने इसका विवेचन प्रस्तुत किया गुजराती शैली के नाम से। तो 2 लोग हो जाते हैं गुजराती शैली का नाम देने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसंत विलास किस शैली की काव्य प्रति थी? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो वसंत विलास अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली, जैन शैली या पाल शैली? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि गुजराती शैली का ही जो सचित्र प्रति वसंत विलास थी, जिसका नानालाल चमनलाल मेहता ने रूपम नामक पत्रिका में 1924 में एक शोध करके उसका एक प्रति लेखात्मक विवेचन प्रस्तुत किया था। वसंत विलास की भाषा क्या थी? वसंत विलास जो थी वो संस्कृत मिश्रित अवधी थी, संस्कृत मिश्रित गुजराती थी, संस्कृत मिश्रित हिंदी थी या इनमें से कोई नहीं थी। वसंत विलास जो था वो राइट आंसर इज बी, संस्कृत मिश्रित गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वाइज ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा कुछ इसमें 20 क्वेश्चन के अंतर्गत ही सारा चैप्टर ये आ जाता है। बसंत विलास चित्रपट का लिपि काल क्या था? तो बसंत विलास जो चित्रपट था उसका लिपि काल था 1450 या 1451, 52, 53। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि 1451 में वसंत विलास चित्रपट का लिपिकाल लिखा गया था इसका। और ये लिखा गया था संस्कृत मिश्रित गुजराती भाषा में, जो कि काव्य पत्र थी, और इसका लिपिकाल 1451 था। यह पत्री श्री मेहता ने 1924 में की थी और ये गुजरात के आचार्य। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बसंत विलास किस महाकाव्य रचना पर आधारित थी? तो बसंत विलास जो है वो कालिदास कृत ऋतुसंहार, सोमेश्वर कृत मानसोल्लास, बिहारी सत्सई या गंधव्यूह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कालिदास की जो ऋतुसंहार थी उसके ऊपर ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसंत विलास की जो प्रति थी NC मेहता को कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन में है आचार्य केशवलाल हर्षद राय द्वारा, अहमद शाह कुतुबुद्दीन द्वारा, पर्सी ब्राउन द्वारा या A-B दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आचार्य केशवलाल हर्षद राय द्वारा। जो NC मेहता को 1924 में गुजरात के आचार्य केशवलाल हर्षद राय द्वारा अहमदाबाद में प्राप्त हुई थी। गुजरात के शासक जो अहमद शाह कुतुबुद्दीन थे उनके समय की है। तो यहाँ पर अहमद शाह कुतुबुद्दीन द्वारा नहीं प्राप्त हुई थी, बट उनके समय की थी। इस वजह से मैंने ये नाम भी डाल दिया कि इस वजह से आपको ये चीज़ें याद करने में ईजी रहेगा कि अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय काल में बनी थी। ये आचार्य केशवलाल हर्षद राय के द्वारा उनको NC मेहता को प्राप्त हुई थी, पर टाइम पीरियड था अहमद शाह कुतुबुद्दीन का समय। और इसकी संप्रति वाशिंगटन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। पहले मैं बता देती हूँ, तो फिर आप लोगों को लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बसंत विलास कपड़े पर लिखी गई पट्टी है, जो कि कितने चित्र उसमें अंकित हैं? तो इसमें बहुत सारे चित्र पाए गए थे वसंत विलास में। इसके जो चित्र थे वो 80 थे या 79, 470 या 69। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 79 चित्र थे, 79 चित्र इसमें अंकित किए गए थे।
ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत विलास में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? जो वसंत विलास था उसमें कालिदास का महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित था और जिसकी काव्य कथा में पति और पत्नी का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है, क्योंकि इसमें ये सभी चित्र जैन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं और गुजरात में मिले हैं। अतः मेहता जी ने इसे गुजराती शैली के नाम से पुकारना उचित समझा था। तो इसमें जो था फाल्गुन ऋतु, माघ ऋतु, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु, वसंत विलास में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फाल्गुन ऋतु, क्योंकि वसंत जो होता है फाल्गुन के आसपास का होता है या वसंत फाल्गुन को ही कहते हैं। तो वसंत विलास में जो उन्होंने कालिदास ने अपने जो ऋतु संहार नामक रचना थी उसको फाल्गुन ऋतु का उन्होंने वर्णन किया हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसंत विलास किस प्रकार की सचित्र प्रति थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में है जन्मपत्री नुमा, कुंडली नुमा, पोथी नुमा या ए बी दोनों। वसंत विलास जो है वो जन्मपत्री नुमा और कुंडली नुमा दोनों है, क्योंकि जो उसको लिखा गया है एक तरह से वो रोल करके कपड़े की है और बहुत ही लंबी है, जिसकी लंबाई है 436 इंचेस और चौड़ाई है 9.15 इंच। तो आप समझ सकते हैं कि 436 इंच अगर कोई चीज़ होगी तो उसको ऐसे रखना तो इजी होगा ही नहीं। दोनों कॉर्नर पे उसमें पहले के ज़माने में लकड़ी से या वुडन रोल से एक रैप कर दिया जाता था और एक कॉर्नर से रैप करते करते दूसरे कॉर्नर को रैप करके पहुंचाते थे। तो वो क्या कुंडली के जैसे बन जाती थी, जो कि ऐसे 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 रोल करके बन जाती थी। तो जन्मपत्र भी लगभग उसी तरीके से बनती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जन्मपत्री नुमा और कुंडली नुमा दोनों। तो इसका एक आप याद कर लीजिएगा 436 इंच बाई 9.15 इंच। ठीक है, तो ये है इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसमें कुछ पत्री के बाईं ओर एक चौड़ा हाशिया भी है और दाहिने ओर 3/4 हाशिया है। वसंत विलास में वसंतागमन के विशेष रूप से फाल्गुन ऋतु का वर्णन है। यह कालिदास की महान काव्य रचना ऋतु संहार पर आधारित है, जिसकी काव्य कथा में पति और पत्नी के प्रेम प्रसंग अंकित किए गए हैं। अब वसंत विलास की प्रति जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वसंत विलास की जो प्रति है वाशिंगटन की फियर आर्ट गैलरी, बोस्टन संग्रहालय, बर्लिन म्यूजियम या अमेरिका संग्रहालय। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वाशिंगटन की फियर आर्ट गैलरी में वसंत विलास की प्रति स्थित रखी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग ऑफ गुजरात किसकी प्रकाशित पुस्तक है? स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग इन गुजरात, NC मेहता, WG आर्चर, डॉक्टर AK स्वामी, EV हैवल किसकी है? NC मेहता, WG आर्चर, डॉक्टर A कुमार स्वामी या EV हैवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A NC मेहता। सॉरी, यहाँ पे N होना चाहिए, NC मेहता। ओके, सन 1926 में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स ऑफ गुजरात में स्वतंत्र रूप से एक अध्याय लिखा इन्होंने, जिसमें उन्होंने गुजरात शैली के संबंध में महत्वपूर्ण प्रामाणिक सूचनाएं प्रस्तुत की। और इस चित्रपट के विषय में मेहता जी का कथन है कि वन में वसंत का अवतार और नर नारियों के उद्दाम यौवन की उद्दीप्त करने वाली उनकी कल्याणी शोभा का अत्यंत सजीव चित्रण इस पट के चित्रों में प्रकाशित हुआ है। और उसी के अनुरूप भावबोधक गुजराती लिपि में संस्कृत के छंद भी साथ साथ में लिखे हुए हैं। तो जैसे एक इलस्ट्रेशन होता है वैसा उस समय भी हुआ करता था। उनके कहने का मतलब ये था। ठीक है, द स्टडी इन इंडियन पेंटिंग ऑफ गुजरात का प्रकाशन कब किया था उन्होंने? तो राइट आंसर इसका 1920, 1922, 1924 और 1926। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 1926 में, स्टडी इन इंडियन पेंटिंग्स ऑफ गुजरात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, चौर पंचाशिखा किसकी कृति है? तो अब बात करेंगे हम चौर पंचाशिखा की। इसमें एक सचित्र प्रति आती है चौर पंचाशिखा के बारे में बात करेंगे, जो कि कालिदास, सोमेश्वर, विल्हड़ या बिहारी। तो इसमें चौर पंचाशिखा जो है वो कविराज विल्हड़ की है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विल्हड़ की है।
मेहता जी ने वसंत विलास के उक्त चित्रपट के अतिरिक्त गुजरात शैली चित्र शैली के अस्तित्व को उभारने वाली संस्कृत की विलहड़ कवि की जो चौर पंचशिखासी उसकी सचित्र प्रति भी उनको मिली थी। इसमें कविराज विलहड़ और उनकी प्रेयसी चंपावती की प्रणय लीला का आलेखन किया गया है, क्योंकि ये दोनों चित्रावली जैनेतर हैं। अतः यह समस्या उत्पन्न हुई कि उसको क्या नाम दिया जाए। अब फिर से मतभेद ये हो गया चौर पंचशिखा को प्राप्त करने के बाद कि अब ये गुजराती शैली नाम तो दे दिया, पर ये जैनेतर स्टाइल में हो गई। तो अब ये कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पर फिर से कि गुजराती शैली रखना सही होगा या जैन शैली में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर फिर से इसमें कन्फ्यूज़न होने लगी थी। तो वैसे तो ये चारों शैलियाँ जो थी वो लगभग एक ही मध्यकालीन युग की थी, उनमें डिवाइड कर दिया गया था कि कुछ चित्र वहाँ से मिले, इस वजह से गुजराती शैली, पाल धर्म से मिले इसलिए पाल शैली कर दिया गया, और उसके बाद कुछ चित्र जो थे वो जैन से मिले तो जैन शैली कर दिया गया। फिर अपभ्रंश में चित्रित होने लगे तो अपभ्रंश में हो गया। बट उनके बीच के कुछ ऐसे जो चित्र मिले उसको उस टाइम पीरियड के वो कन्फ्यूज़न में आने लगे कि अब ये जैनेतर से मिलते जुलते हैं, तो अब गुजराती शैली इसको कहना सही नहीं होगा। ठीक है। चौर पंचशिखा सचित्र प्रति में किसका चित्रण है? कविराज विलहड़ तथा उनकी प्रेयसी की प्रणय लीला का, राधा कृष्ण की प्रणय लीला का, कृष्णा गोपियों की प्रणय लीला का, या राम सीता की प्रणय लीला का? तो अभी मैंने बताया राइट आंसर इज ए, कविराज विलहड़ तथा उनकी प्रेयसी की प्रणय लीला का चित्रण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौर पंचशिखा का चित्रण कब हुआ था? तो चौर पंचशिखा का जो चित्रण हुआ था वो संस्कृत कवि विलहड़ ने 11वीं शताब्दी में किया था। तो यहाँ पर 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं दिया है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 11वीं शताब्दी में इसका चित्रण हुआ था। ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि ये कविराज विलहड़ की प्रेयसी चंपावती और उनकी प्रणय लीला का आलेखन है और ये जैनेतर होने लगा। तो अब ये समस्या उत्पन्न हो गई कि इसे क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इस शैली में जितने भी चित्र प्रकाश में आए वे सभी प्राय जैन ग्रंथों पर आधारित थे। फिर भी उन्होंने गुर्जर चित्र शैली के नाम से अभिहित किया और उन्हें मुगल चित्र शैली के पूर्वकालीन भारत की चित्रकला के विशुद्ध रूप स्वीकार किया था। मुगलकालीन चित्रकला अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, इस वजह से उसके पूर्वोत्तर की कला कहा जाने लगा था। इस प्रकार गुजरात चित्र शैली जो थी वो प्रति विद्वान के कलाविद की उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ती गई और धीरे धीरे कई कलाकारों ने और कई राइटरों ने जैसे श्री डी.वी. रोमसन जो थे वो उन्होंने 1926 में रूपम नामक पत्रिका में एक लेख द्वारा एलोरा की गुफाओं की भित्ति चित्रों का बारीकी से विवेचन किया और उन्हें 8वीं और 9वीं शताब्दी का रचा बताया। उसी के साथ श्वेतांबरी जैन ग्रंथों का उल्लेखित लघु कथाओं की तुलना करते हुए यह सिद्ध किया कि जैन ग्रंथों में गुजराती चित्रों के पूर्व रूप हैं। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर जो विद्वान थे डॉक्टर डी.वी. रोमसन, आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर डी.वी. रोमसन जो थे उन्होंने कई चीज़ों का शोध किया, जैसे कि एलोरा के चित्रों का और उसका टाइम पीरियड जैसे देखा उन्होंने, तो एलोरा में जैन मूर्तियाँ बनी हैं, तो उसमें जैसे उन्होंने कहा कि ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में एलोरा के जैन धर्म के चित्र बने थे और उसके बाद उन्होंने श्वेतांबरी जैन ग्रंथों से उल्लिखित लघु कथाओं की तुलना करते हुए उन्होंने ये सिद्ध किया कि जैन ग्रंथों में उल्लिखित जो लघु कथाएं थी उनकी तुलना करते हुए जो गुजराती चित्रों के पूर्व रूप हैं। तो एलोरा की इस परंपरा में गुजराती शैली के ताड़पत्री और कागज की पोथियों के तथा यदा कदा कहीं कास्ट निर्मित दफ्तियों पर अंकित चित्रों में रूप का विकास पाया गया है। तो इन चित्रों में दर्शित जो कर्ण, आँखें, नुकीली नासिका एलोरा की भित्ति चित्रों से की स्मरण दिलाती हैं। तो ये जो हम मान सकते हैं कि अब यहाँ पर जो थोड़ा सा कंक्लूज़न निकला कि जैन शैली जब आने वाली थी उसके पूर्व जो शैली थी वो जैन शैली से, तो गुजराती शैली से पूर्व जो स्टार्ट होने वाली थी जैन, तो जैन शैली का पुट उसमें मिलने लगा था। ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा कंक्लूज़न के द्वारा आते हैं कि पाल शैली के बाद गुजराती शैली, फिर जैन शैली। तो जैन और गुजराती में जो बीच का टाइमिंग पीरियड रहा था उसमें जैनेतर, पूर्वोत्तर जैनेतर स्टार्ट हो चुका था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती शैली के अधिकांश चित्र कहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं? तो जो अधिकांश चित्र हैं वो अहमदाबाद बड़ौदा संग्रहालय में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज बी, अहमदाबाद बड़ौदा के संग्रहालय में पाए जाते हैं। इस प्रकार गुजरात शैली के प्राचीन चित्रों के अन्य सुंदर संग्रह 1929 में श्री अधेंदु कुमार गांगुली ने दिया था और ये चित्र वैष्णव और स्रोत ग्रंथ बाल गोपाल स्तुति के थे। बाल गोपाल स्तुति भी इसके चित्र माने जाते हैं जो कि जैन शैली और गुजराती शैली के बीच के हैं, तो गुजराती शैली में आते हैं और इनके चित्रों की तुलना जैन कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के द्वारा चित्रों से की गई है। ठीक है, तो जैन जो थी जैन कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा, वो जैन शैली जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे तो उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और इस प्रति के चित्रों का विवेचन द्वारा यह बताया कि वृहद गुजरात में, जिसमें राजस्थान मालवा भी सम्मिलित था और इस समय प्रादेशिक शैली के रूप में गुजरात चित्रकला लघु चित्रों द्वारा अपना विकास कर रही थी। तो इस तरीके से हम एक प्रारूप समझ सकते हैं कि गुजरात शैली में कैसे पाल शैली से मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं कला की, तो पाल शैली पढ़ा और गुजराती शैली पढ़ा। गुजराती शैली में कहाँ से कैसे जैन शैली का प्रादुर्भाव होने लगा और कुछ पोथियाँ थी जो कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जैन चित्रों से तुलना इसकी की गई गुजराती शैली के चित्रों की। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में जैन कला के बारे में। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।